क्रिएशन पे था कि क्रिएशन कैसे हो रही है, यानी क्रिएशन बाय इंटेंट है या ऑरिजिन बाय चांस, यानी क्या किसी के इंटेंट से ये दुनिया या यूनिवर्स क्रिएट हुई है या बाय चांस ये बन गई है कि बस हो गया और फिर अभी तक बाय चांस ही चल रहा है, या इसमें खुदा की कोई मुदाखलत है या किसी गॉड की मुदाखलत से ये सब हुआ है। तो डिबेट इसी पर थी और उवैस इकबाल और कैसर अहमद राजा की 9 बजे ये डिबेट होने वाली थी आज, या 9:30 ये डिबेट होने वाली थी आज। तो जब लोग इस डिबेट को बड़े शौक से देखने के लिए आए तो पता चला कि उवैस इकबाल भाग गया। तो इसीलिए यहाँ जो थंबनेल लगा हुआ है ये है उवैस इकबाल भाग गया। क्यों भाग गया भाई, क्या वजह थी कि आप भाग गए? तो उन्होंने एक छोटा सा मसला खड़ा कर दिया कि कहा कि भाई मैं इतने 20 मिनट जो उनको कहा गया था कि आप बात कीजिए, यानी जो आप आपका अपना जो मौक़िफ़ है उसके लिए हम आपको 20 मिनट देते हैं और उन 20 मिनट्स में आप अपना मौक़िफ़ रखिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो डिबेट हो रही है इसमें उवैस इकबाल का मौक़िफ़ क्या है, और आप इसको प्रॉपरली समझाइए ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि किस वजह से आप कह रहे हैं कि ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है या ओरिजिन ऑफ अर्थ है ये बाय चांस है और इसमें किसी का इंटेंट नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिबेट का मसला था और इसी चीज़ पे डिबेट हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 20 मिनट नहीं दे सकता। जब ये लोग आ गए और इनको पता था कि शायद आज हम इस पर बात करेंगे, तो बाद में पता चला कि भाई इस पे तो डिबेट नहीं हो सकती और डिबेट करना इस पे बहुत मुश्किल है, और इस चीज़ पे डिबेट करने के बजाय किसी और चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद 5 ही मिनट डिबेट रख लीजिए ताकि 5 मिनट में मैं अपना मुकदमा आपके सामने रख लूं और उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हो रही थी और इसी चीज़ पर डिबेट कैंसिल हो गई और उवैस इकबाल इस डिबेट में नहीं आया। तो ये एक वजह थी कि भाई क्यों डिबेट कैंसिल हुई। लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या वजह है कि डिबेट नहीं हो पाई आज, और क्या वजह है कि डिबेट होते होते रह गई। तो इस पर इस वक्त पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में बातचीत चल रही है, और अगर इस वक्त उवैस इकबाल जागा होगा, क्योंकि वो जागा तो होगा, तो उसे पता चल गया होगा कि भाई पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में इस वक्त कौन सी बात चल रही है और लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बिल्कुल ही है और इस पर ज़रूरी बात होनी चाहिए थी कि भाई डिबेट से आप क्यों भागे। आपको डिबेट से तो नहीं भागना चाहिए था, बल्कि आपको डिबेट में आके बात करनी चाहिए थी ताकि लोगों को पता चलता है कि भाई डिबेट ऐसी चीज़ है जिससे सीखा जा सकता है और लोगों को सिखाया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आप अगर बात करना चाहते थे 5 मिनट ही बात कर लेते और बाकी सब मिनट कहते कि मेरा इतना ही आर्गुमेंट है, तो 5 मिनट ही बात होगी, उसके अलावा बात नहीं होगी, क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता इससे अलावा। और कैसर अहमद राजा 20 मिनट बात करते, मगर इन्होंने कहा कि भाई मुझे खुतबा नहीं सुनना, यानी कैसर अहमद राजा ही 20 मिनट के बजाय 5 मिनट बात करे। ये अब कोई इंसान कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे, उस स्वीपिंग स्टेटमेंट को आंसर देने के लिए हम 5 मिनट बात नहीं करते। डिबेट में उसमें टाइम लगता है, या डिबेटर इतना ट्रेन होता है कि वो उस स्वीपिंग स्टेटमेंट का जवाब 5 या 10 मिनट में दे सकता है,
बट ये स्वीपिंग स्टेटमेंट में रिबटल जो था वो 5 मिनट का था। तो इसका मतलब है कि अगर रिबटल 5 मिनट का है, बट आप तो 20 मिनट रह लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई कि जो ये बंदा है या कैसर साहब जो है वो क्या जवाब दे रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी चीज़ को लेके डिबेट कैंसिल करने की कोई तुक नहीं बनती। तो इसीलिए आपको चाहिए था कि डिबेट ज्वाइन करें, और ये आपके लिए बेहतर था डिबेट ज्वाइन करना। इस वक्त आपकी आप पर लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, और वो कहते कि भाई बड़ा जिगरा रखता है एथीज्म में, दोबारा से डिबेट करने आ गया और डिबेट अच्छे से कर पाया, इसमें कोई इशू नहीं है अब। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए, और इस तरह के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अब जो ज़माना आ गया है, इस ज़माने में लोग पूरी तरह अवेयर हैं कि डिबेट के रूल्स कैसे होने चाहिए और किस तरह से डिबेट होनी चाहिए, और डिबेट में किन-किन रूल्स के तहत अक्सर दुनिया में डिबेटें हुई है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहता था कि डिबेट कैंसल होने की वजह क्या थी और डिबेट क्यों नहीं हो पाई। तो ये आज थंबनेल इसी पे लगा हुआ था कि द यूनिवर्स, द क्रिएशन बाय इंटेंट एंड वर्सेस द ओरिजिन बाय चांस। तो इससे आगे हम बात करेंगे। आप सोचेंगे कि ये तो इससे आगे बात ही नहीं कर रहा है। इससे आगे मैंने अब एक टॉपिक चूज किया हुआ है जिसको कहते हैं न्यू एथीज्म एंड इस्लाम, कि न्यू एथीज्म क्या है और इस्लाम के साथ इसका मसला क्या है न्यू एथीज्म का। अगर आप न्यू एथीज्म को जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यू एथीज्म कहाँ से आया और किन लोगों ने इसको एनकरेज किया और कितने सारे लोग इस पर न्यू एथीज्म पर बात कर रहे हैं, तो एक न्यू एथीज्म जो आया है ये 21st सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, और जो न्यू एथीज्म के हीरोज या प्रोपोनेंट्स हैं जिसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस एंड क्रिस्टोफर हैचिंस। तो ये तीन है, सैम हैरिस, क्रिस्टोफर हैचिंस एंड रिचर्ड डॉकिंस। तो ये जो तीन लोग थे इन्होंने, और डानियल डेनेट, इन्होंने न्यू एथीज्म को सामने रखा। तो ये जो न्यू एथीज्म है ये कब से स्टार्ट हो गए, जब पोस्ट 9/11 हुआ था। 9/11 के बाद न्यू एथीज्म आया और जिसने एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रिजेक्ट करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग द बिलीफ इन गॉड को रिजेक्ट करने के बजाय, इट ओपनली प्रेजेंट्स रिलीजन एज अ मेजर प्रॉब्लम इन मॉडर्न सोसाइटी। इन्होंने रिलीजन को कहा कि ये एक मॉडर्न सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड रिलीजन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इरेशनल। इन्होंने कहा कि ये जो रिलीजन है ये एक इरेशनल है, मॉरली बैकवर्ड है, अननेसेसरी इन द एज ऑफ एडवांस साइंस है, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो एज ऑफ साइंस है इस जमाने में। इस्लाम जो है, इस्लाम को इन्होंने ज्यादा टारगेट इस्लाम को किया, और इन्होंने कहा कि जो इस्लाम है ये कॉमनली लिंक है, अगर आप देखेंगे, वायलेंस के साथ, इंटॉलरेंस के साथ और मॉरल फेलियर के साथ इस्लाम लिंक है। और न्यू एथीज्म इसका जवाब देता है, यानी जो न्यू एथीज्म है वो जो है वो पर्सनल बिलीफ्स और डेवलप ब्रॉडर कल्चर और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, और जो चैलेंज देता है रोल ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न लाइफ में रोल ऑफ रिलीजन को चैलेंज करता है। तो लोगों को न्यू एथीज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस न्यू एथीज्म के ही बारे में बात करनी चाहिए, बाकी सब छोड़ देना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही, और इस तरह से ये एक तो क्रिटिसाइज कर रहे थे, दूसरा ये इसके साथ साथ अपने न्यू एथीज्म को प्रमोट कर रहे थे। तो ये एक चीज चल रही थी इनके साथ साथ। तो अब जब इन्होंने न्यू एथीज्म पर बात करनी स्टार्ट कर दी, तो हम इस मैं आज जो मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा साइंटिज्म और साइंस के बारे में क्या है।
साइंटिज्म किसे कहते हैं और साइंस किसे कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि भाई आपको साइंस की कोई समझ नहीं है। एज ए साइंटिस्ट और एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं आपको समझाऊंगा कि साइंटिज्म और साइंस में क्या फर्क है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम स्टडी करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को। इसके लिए एक असूल है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी किस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम प्रूव करेंगे चीजों को। एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली फोकस करते हैं किस पे, मेजरमेंट और टेस्ट पे। तो साइंस आपको बता सकता है कि वो एक्सप्लेन कर सकता है हाउ थिंग्स वर्क, यानी चीजें कैसे काम कर सकते हैं, बट ये नहीं बता सकते हैं कि हाउ वी शुड लिव एंड व्हाट द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज, यानी हमें कैसे जीना है और हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है। तो दो चीजें हैं, साइंस हमें हाउ बताता है या कभी कभार वाई बताता है कि यही काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मोस्टली ये हमें ये नहीं बताएगा कि हमारा पर्पस, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इस दुनिया में आने का क्या है। साइंटिज्म एक डिफरेंट चीज है। साइंटिज्म एक बिलीफ है, यानी साइंटिज्म जो है, जो लोग साइंटिज्म के शिकार होते हैं वो एक बिलीफ के शिकार होते हैं। और साइंटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस, ये साइंस से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक बिलीफ है एंड और वो बिलीफ क्या है, वो बिलीफ ये है कि साइंस कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी जो साइंस है ये आंसर दे सकता है सभी क्वेश्चंस को, यानी जो साइंस है ये हर चीज का जवाब देता है, यानी हर चीज का, हर क्वेश्चन का जवाब देता है। ये जो ये ये जो ट्रीट करते हैं, ये दे ट्रीट साइंटिफिक मेथड्स एट सूटेबल फॉर एवरी इशू, ये कहते हैं कि जो भी साइंटिफिक मेथड है ये हर चीज के लिए सूटेबल है। और इनका काम क्या है, इनका काम है कि दे लाइक इंक्लूडिंग क्वेश्चन लाइक मीनिंग, मॉरलिटी एंड पर्पस। इनका काम है ये बताते हैं कि साइंस जवाब देगा आपको मीनिंग में मॉरलिटी क्या होती है, पर्पस क्या होता है। साइंटिज्म गोज बियॉन्ड साइंस, ये साइंस से आगे निकल जाता है और ये डिसाइड करता है व्हाट काउंट्स एज अ रियल नॉलेज एंड मेक्स क्लेम अबाउट रियलिटी दैट साइंस इटसेल्फ कैन नॉट प्रूव। और ये कहता है कि भाई साइंस ही रियल नॉलेज है और उस चीजों, उन चीजों के बारे में भी बात करता है जो साइंस को प्रूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, साइंस फरिश्तों को प्रूव नहीं कर सकता, ये फरिश्तों को कहेंगे कि भाई फरिश्ते हैं ही नहीं जब साइंस ने प्रूव ही नहीं किया। साइंस इस पर बात ही नहीं करता कि मैं प्रूव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब मेरी चीज किसी चीज की ऑब्जर्वेशन में होगी तब मैं उस पर बात करूंगा। जो चीज मेरी ऑब्जर्वेशन में ही नहीं है या जिसके लिए मेरे पास स्केल ही नहीं है, जिसके लिए मेरे पास मेथडोलॉजी ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ। तो उस पर साइंस नहीं बात कर। साइंटिज्म एक अजीबोगरीब बिलीफ है, ये कहता है कि जो साइंस प्रूव ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि वो चीज है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम किसी जंगल में कोई, इस वक्त कहेंगे कि भाई एक जंगल में एक गाय है, तो साइंस कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता, ये साइंटिज्म कहेगा मुझे नहीं पता, गाय ही नहीं है। मगर इसका भी एक अंदेशा है कि भाई गाय तो हो सकती है, जंगल में इस वक्त एक गाय हो सकती है। तो हम अगर साइंस और साइंटिज्म को कंपेयर करेंगे इस टाइम, तो हम कहेंगे कि साइंस इज अ मेथड फॉर स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड। साइंस एक मेथड है जिसमें हम नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी कर सकते हैं। और साइंटिज्म को कहते हैं ये एक बिलीफ है अबाउट ऑल रियलिटी, जो भी सब कुछ है वो साइंस की वजह से है और ये रियलिटी है। साइंस जो है इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस किस पर बेस है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे। क्लेम जो साइंटिज्म की है, दैट इज अ क्लेम साइंस इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ये कहते हैं कि भाई साइंस ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसके अलावा कोई वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। इसके साथ साथ साइंस डील करता है व्हाट इज एम्पिरिकल एंड टेस्टेबल, यानी जो भी चीज एम्पिरिकल है, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, वो साइंस उसके साथ डील कर सकता है। साइंटिज्म जो है वो कहता है यूनिवर्सल क्लेम बियॉन्ड टेस्टिंग मेक्स यूनिवर्सल क्लेम बियॉन्ड टेस्ट। अभी टेस्ट ही नहीं हुआ बट वो यूनिवर्सल क्लेम करते हैं, यानी जिस चीज के बारे में टेस्ट ही नहीं हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए, जो उसके बारे में क्लेम करते हैं, कहते हैं कि भाई ये चीज नहीं है या ये चीज है।
साइंस जो है उसकी लिमिटेड डोमेन है, जैसे नेचर और फिजिकल प्रोसेसेस। साइंटिज्म अप्लाई होता है साइंस ऑफ ऑल एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग मॉरलिटी एंड मीनिंग, यानी साइंटिज्म किसको जवाब देता है? मॉरलिटी और मीनिंग को भी जवाब देता है। इसी तरह से जो साइंस है इसी तरह से जो साइंस है, ये मैं इसको ट्विटर पे भी लिंक कर रहा हूं ताकि इस चीज को आप ट्विटर पे भी देख सके। एक सेकंड आप होल्ड कीजिए। तो आपको आवाज आ रही है? एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो आपको आवाज आ रही है? तो आप अब इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो फिर उसके बाद साइंस जो है दैट डिस्क्राइब्स हाउ थिंग्स वर्क, और साइंटिज्म हमें बताता है व्हाट काउंट्स ए रियल नॉलेज, यानी नॉर्मेटिव नॉलेज के बारे में। सो इसी तरह से साइंस डज नॉट addresses the ultimate meaning of the value and makes them साइंटिज्म makes the metaphysical claims, जो साइंटिज्म है वो metaphysical claims करता है। तो इसी तरह does not address साइंटिज्म makes the metaphysical claims, जो साइंटिज्म है वो तो इसके बाद ये तो मैंने बताई डिफरेंसेस बिटवीन साइंटिज्म और साइंस के बारे में डिफरेंस बताए। अब हम देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्यू एथिज्म क्या है। यानी एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि भाई ये नॉलेज कहाँ से आई, किन सोर्सेस से आई, और इसका सोर्स क्या है, और इस नॉलेज का पर्पस क्या है, इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो हम कहेंगे कि भाई एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्यू एथिज्म क्या है। तो न्यू एथिज्म आर्ग्यू करता है जो आइडिया है उसको टेस्ट कर सकते हैं हम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन एंड रियली मैटर्स। इफ समथिंग कैन नॉट बी चेक्ड साइंटिफिकली इट इज ऑफन इग्नोर्ड और कंसिडर्ड अनरियल। यानी न्यू एथिज्म कहेगा कि भाई जिस चीज को हम चेक नहीं कर सकते बाय एक्सपेरिमेंट से, यानी जो भी नॉलेज है या जो भी आइडिया है वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से आता है, और जिस चीज को हम चेक नहीं कर पाएंगे नॉलेज से, एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है न्यू एथिज्म के बारे में। ठीक है, तो न्यू एथिज्म का यही काम है कि भाई हम उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे जो साइंटिफिक नॉलेज से हो, और जिस
के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल ये कहेंगे कि क्वेश्चन अबाउट द गॉड, बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन करते हैं गॉड के बारे में, पर्पज और अल्टीमेट रियलिटी के बारे में। रिवीलेशन इज नॉट एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आया होगा या खुदा की तरफ से कोई पैगाम आया होगा। और इन द सेम वे मॉरलिटी इज नॉट सीन कमिंग फ्रॉम गॉड, यानी मॉरलिटी जो है ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, बट बिकॉज ह्यूमन एवोल्यूशन दैट हेल्प्ड पीपल लिव टुगेदर एंड सर्वाइव, बल्कि मॉरलिटी जो है ये ह्यूमन एवोल्यूशन की वजह से है, जो हेल्प करता है इंसानों को जिंदा रहने में और एक साथ रहने में। अब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो न्यू एथिज्म है ये रिलाई करता है टेस्टेबल साइंसेस, यानी and treats metaphysics, revelation and objective morality as human inventions rather than real truth। यानी जो न्यू एथिज्म है वो कहता है कि भाई जो भी चीजें दुनिया में है अगर वो टेस्टेबल है तो मान लेंगे, अगर टेस्टेबल नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। और हम जो ये आप मेटाफिजिक्स की बात करते हो, रिविलेशन की बात करते हो, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की बात करते हो, हम इसको नहीं मानेंगे। तो अब हम बात करेंगे सेंटिज्म को, ये तो न्यू एथिज्म मान लिया, अब हम करेंगे बात सेंटिज्म की। और हमने इससे पहले ही कहा कि जो सेंटिज्म है ये एक बिलीफ सिस्टम है और साइंस जो है ये ओनली reliable है way to gain the true knowledge that the question meaning about and that the questions about meaning, morality and religion can either be answered by science or should be ignored। या तो इनको साइंस के थ्रू हम जानेंगे किसको, या तो हम जो मॉरलिटी है उसको साइंस के थ्रू जानेंगे, रिलीजन को साइंस के थ्रू जानेंगे। गॉड अगर हमें उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटली पता चला कि गॉड है तो मानेंगे, अगर नहीं है तो नहीं मानेंगे। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि साइंटिज्म इज अ व्यू दैट साइंस इज द मोस्ट रिलायबल एंड अल्टीमेटली सफिशिएंट मेथड फॉर डिस्कवरिंग ट्रूथ अबाउट रियलिटी। यानी साइंस ही है एक वे जिससे हम ट्रूथ अबाउट द रियलिटी यानी हकीकत जो है दुनिया में हक या उसके बारे में पता कर सकते हैं और किसी तरीके से पता नहीं कर सकते। Scientism is not a belief in science, it is a stronger claim than that science is the best but kind of knowledge. Science is the only genuine knowledge. Non-scientific forms including philosophy, ethics, theology are inferior and meaningless and reducible to science। यानी सबसे बेस्ट जो है वो साइंस है, साइंस बेस्ट काइंड ऑफ नॉलेज है, साइंस जो है वो जेन्युइन नॉलेज है। और जो नॉन साइंटिफिक नॉलेजेस हैं जैसे फिलॉसफी है, एथिक्स है, थियोलॉजी है, एस्थेटिक्स है, वो इंफीरियर है और रिड्यूसिबल टू साइंस है, यानी साइंस से कम है। अब इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है, यानी हमने तो इससे पहले न्यू एथिज्म की एपिस्टेमोलॉजी देखी, फिर उसके बाद हम इस वक्त इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी है ये बेस्ड है ऑन तौहीद, यानी ये तौहीद पर बेस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तौहीद है। और द बिलीव दैट अल्लाह इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, और हम ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज है। नॉलेज कम्स टू द ह्यूमन थ्रू डिफरेंट वेज, जो नॉलेज है ये डिफरेंट तरीके से आई हुई है। एक तो रिविलेशन है जिसको हम कुरान और हदीस कहते हैं, दूसरा ह्यूमन रीजन है, सेंस एक्सपीरियंस है, इनर गाइडेंस है और इंस्पिरेशन है। क्लासिकल स्कॉलर्स अल गजाली और इब्न सिना ने बताया है कि नॉलेज शुड बी बैलेंस्ड, नॉट लिमिटेड टू ऑब्जर्वेशन अलोन, यानी हम इसको ऑब्जर्वेशन पर ही नहीं छोड़ सकते बल्कि ये बैलेंस होनी चाहिए। They rejected the idea that only empirical evidence matters and emphasized non-material realities such as ethics and metaphysical truth are also real। उनका कहना था कि भाई जो ये आप कह रहे हो कि भाई एम्पिरिकल डेटा जो है यानी जिस चीज का हम एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करेंगे वही सिर्फ नॉलेज है, भाई वो नॉलेज नहीं है बल्कि मेटाफिजिक्स और एथिकल ट्रूथ भी नॉलेज है और ये रियल है। ये अल गजाली ने कहा है और इब्न सीना ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज लेके आते हैं और फिर उसके बाद स्कॉलर्स होते हैं और नॉलेज इज मेंट टू बी यूज्ड एथिकली एंड रीजनेबली, नॉलेज को हमें एथिकली और रीजनेबली यूज करना है। जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी है
उसके पास जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है वो उन्होंने सबसे पहले वही को रखा है, फिर उसके बाद रीजन को, अक्ल को रखा है, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस को रखा है, सेंस एक्सपीरियंस, हिस को रखा है या तजुर्बा जिसको कहते हैं, और चौथा नंबर उन्होंने फितरा को दिया है, यानी फितरत को उन्होंने चौथे नंबर पे रखा है कि भाई चौथे नंबर पर हम फितरत को रखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई आपने किस तरह से अपनी एपिस्टेमोलॉजी लेके आए हैं, यानी इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में जो नॉलेज है वो 4 तरीकों से आ सकती है, या तो वही से, या तो अक्ल से, या तो हिस्स से जिसको हम कहते हैं तजुर्बा, या आँख, या जिसको हम देखना कहते हैं या महसूस करना कहते हैं, सेंस जो हमारे पास सेंसेस हैं, और फिर उसके बाद फितरा से यानी नेचुरल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हाउ साइंटिज्म बिकम्स इन्फ्लुएंशियल एंड मॉडर्न इंटेलेक्चुअल, इसके बारे में, यानी साइंटिज्म कैसे लोगों में मशहूर हुआ। सम philosophers argued that statement is meaningful and only if empirically verified. This approach tended no marginalize metaphysics and theology and no cognitive. अब जो एक फिलोसफर था जिसका नाम था पोपर, पोपर ने famously pushed falsifiability as a criteria of separating science from non-science and shaping the public idea that real knowledge must look like the testable science, यानी जो real knowledge है वो testable science की तरह दिखनी चाहिए। और उसका कहना था कि भाई जो चीज़ फॉल्सिबल है उसको हम मानेंगे, यानी इसको हम कंटिन्यूअसली फॉल्सिबल मानेंगे और वो रियल नॉलेज होगी। और फिर when science go beyond its limits, scientism typically happens when the methodological ideas, verification, falsification and scientific methods gets inflated into the claim and only science yields the truth। जब ये claim बन जाएंगे, यानी जो वेरिफिकेशन है, फॉल्सिफिकेशन है और साइंटिफिक मेथड्स क्लेम बन जाएंगे, तो ये कहते हैं कि भाई ओनली साइंस यील्ड्स ट्रूथ, साइंस के पास ही ट्रूथ है। अब जो इफ अब मेजर फिलोसफिकल क्रिटिक्स ऑफ साइंटिज्म क्या है, यानी जिन लोगों ने साइंटिज्म को ही क्रिटिसाइज किया है वो क्या है, वो कहते हैं कि स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ साइंटिफिक फाइंडिंग, इट इज अ फिलोसफिकल रोल, यानी जो ओनली साइंस गिव्स नॉलेज, ये एक साइंटिफिक फाइंडिंग नहीं है बल्कि एक फिलोसफिकल रोल है। Science is excellent for questions about regularities in natural world, but it is not designed to settle moral normativity, यानी what is right, यानी साइंस इसके साथ डील नहीं करता कि सही क्या है, मीनिंग एंड पर्पस क्या है, मेटाफिजिकल ग्राउंडिंग क्या है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ट्रूथ क्या है। Susan Hack's work is useful here. She criticizes scientism as a aggregated elevation of science, यानी उसने साइंटिज्म को कहा ये एग्रीगेशन है, एग्जैजरेशन है, यानी इन्होंने एग्जैजरेट किया है एलिवेशन ऑफ साइंस को। मैरी मिडगैली जो है वो आर्ग्यू करती है कि साइंटिज्म कैन बिकम एन आइडियोलॉजिकल कल्चरल नैरेटिव प्रॉमिसिंग अल्टीमेट आंसर्स एंड सैल्वेशन थ्रू साइंस रादर देन स्टेइंग विद इन द डिसिप्लिनड साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी जो साइंटिज्म है ये कल को दावा करेगा कि भाई सैल्वेशन जो है, आज़ादी जो है वो इसी में है, और ये अल्टीमेट आंसर देता है किसी भी क्वेश्चन को, और वो इसको विथआउट डिसिप्लिनड साइंटिफिक इंक्वायरी, अभी इंक्वायरी साइंटिफिक इंक्वायरी जो प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट से होती है और ऑब्जर्वेशन से होती है उसके बगैर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो सुजन हैक्स का मैंने बताया, दूसरा मैरी मैडगली का बताया, फिर उसके बाद मिकाइल स्टनमार्क ने आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है ये excellent for your literature review because it identifies the scientism and distinguishes it from strong weak and existentialism। तो हमने ये बात की कि इससे पहले भी हमने बात बताई कि जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी है वो वही पे है, अकल पे है, हिस पे और फितरा पे है। नाउ अब साइंटिज्म और इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। साइंटिज्म जो है उसमें ओनली एम्पेरिकल
and testable claims are considered real knowledge. और Islamic epistemology में empirical science is valid within the proper domain but it does not covers all forms of knowledge. यानी जो empirical science है उसको भी एक part of knowledge माना गया है, but यही सिर्फ complete knowledge नहीं है। Scientism जो है वो कहता है a claim is considered meaningful only if scientifically measurable. Scientism कहता है कि कोई भी claim हम उसको तब मानेंगे अगर वो scientifically measurable है। इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी कहती है मीनिंग एंड ट्रूथ आर नॉट लिमिटेड टू व्हाट वी कैन मेजर साइंटिफिकली। जो मीनिंग या हकीकत है, हक होना, यानी कि जो चीज है दुनिया में मगर वो हम साइंटिफिकली मेजर ही नहीं कर सकते, तो उसके लिमिटेशंस है भाई। मान लो फरिश्ते हैं, हम उनको मेजर ही नहीं कर सकते बट है, और ये वही से आया हमारे पास ये नॉलेज के फरिश्ते हैं और कंटिन्यूसली ये नॉलेज आती रही है, बट इसके लिए आज तक कोई भी टूल नहीं बना है जिसे हम इनको मेजर कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई फरिश्ते नहीं है। फिर उसके बाद साइंटिज्म कहता है कि एथिक्स एंड मीनिंग्स आर रिड्यूस्ड टू बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशन। यानी जो एथिक्स है और मीनिंग जो है, मीनिंग्स ऑफ लाइफ, ये किसके साथ है? ये बायोलॉजी के साथ है, साइकोलॉजी के साथ है और एवोल्यूशन के साथ है। यानी इनका मतलब ये है कि भाई ये जब इवॉल्व हो गए हम, तो इस तरह के भी चीजें हमारे साथ आई। Ethics, metaphysics are real domains of truth and grounded in revelation and rational reflections. और जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी है वो कहते हैं एथिक्स एंड मेटाफिजिकल आर रियल डोमेन, ये ही रियल डोमेन है हकीकत हासिल करने के लिए। असल में बात तो एथिक्स की ही है और ये इनकी जो ग्राउंडिंग है वो रिविलेशन में है और रैशनल रिफ्लेक्शंस में है, और ये रैशनली भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं। साइंस कहता है नॉलेज इज लिमिटेड टू द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स। इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि ह्यूमन नॉलेज इंक्लूड्स रियल moral understanding, spiritual insight, rational metaphysics and in addition to empirical observations, हमारे पास empirical observations भी होते हैं। तो ये हमने साइंटिज्म और इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के बीच में डिफरेंसेस को देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब हम इस स्ट्रीम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे इसको कंक्लूड करेंगे और इस पर और भी बातें करेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि न्यू एथिज्म जजमेंट ऑन कुरानिक लॉ एंड एथिक्स क्या है, एक्सप्लेनिंग गॉड एंड गॉड ऑफ गैप्स एंड कुरानिक आयत्स क्या है, मुस्लिम स्कॉलर्स रेस्पॉन्ड टू न्यू एथिस्टिक क्रिटिक्स क्या है एंड व्हाई दिस डिबेट मैटर्स टुडे, इसको हमें क्यों आज करना है। तो आज बात यही है कि भाई उवैस इकबाल भाग गया और उससे डिबेट ना हो पाया, यानी वो उसकी बस की बात नहीं है कि मैं डिबेट करूं, बट पता नहीं क्यों उसने इस पर बात की थी कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। तो आगे हम यही उनको कहेंगे कि भाई जब आपसे डिबेट नहीं हो पा रहा है, आपको पता है कि मैं कमज़ोर हूं डिबेट करने के लिए, तो आप डिबेट ना करें और कैसर भाई को हम मुबारकबाद देंगे और उनको हम कहेंगे कि अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई। और बहुत सारी जंगों में सहाबा को भी बिना लड़े कामयाबी अता होती थी, तो ये भी एक ऐसी जंग थी जिसमें अल्लाह ने कैसर अहमद राजा साहब को कामयाबी अता फरमाई और उनके लिए इसमें बड़ी ही कामयाबी थी और उनको शुक्र मनाना चाहिए और हम सबको भी शुक्र मनाना चाहिए कि दुश्मन जो है वो बिना कुछ किए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाए और सब्सक्राइब भी करें मेरी चैनल को। ये तो अटक गई है चैनल 200-300 पे, इसको 1000 तक ले जाने के लिए आप कोशिश कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।